जब हालात इतने भयानक या इतने बड़े हो चुके हों जिसके सामने कोई मुद्दा, कोई सवाल मायने रखता ही ना हो, तब आप करेंगे क्या? दरअसल यह एक अस्तित्व के संकट का सवाल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के उस अस्तित्व का सवाल है जिस अस्तित्व पर खड़े होकर इस देश को चलाने की प्रक्रिया, इस देश में हर व्यक्ति को यह हक दिलाने की सोच कि अगर वह अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुनता है तो उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उसी के लिए काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी उस समाज, उस देश, उस गांव, उस शहर के लोगों के लिए होगी। लेकिन अगर यह गारंटी दे दी जाए किसी सत्ता को कि दरअसल आपके लिए आम लोगों के वोट कोई मायने रखते ही नहीं है, यानी जनता जो भी सोचे वह कोई मायने नहीं रखता है, वोट की शक्ल में सब कुछ दिखाई तो देगा लेकिन वोट फैसले में तब्दील नहीं कर पाएंगे, यानी सत्ता के लिए फैसला पहले से तय होगा और उसके बाद जनता जो वोट डाल रही होगी वह सिर्फ इस एहसास को जिएगी, एक उंगली दिखाते हुए कि देखिए हमने ये वोट डाल लिया और लोकतंत्र इस देश में जिंदा है। लेकिन अगर यह जानकारी मिल जाए कि आपकी उंगली पर पड़े निशान जो वोट डालते वक्त आपकी उंगली पर खींचे गए थे, उसके आसरे आप अपने मुश्किल हालात, अपने बेहतरीन हालात, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के तौर तरीके और शायद किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी सवाल को लेकर जो भी आपके जहन में चल रहा हो, वो गांव के भीतर का सवाल हो, पंचायत स्तर का सवाल हो, जिले का सवाल हो, राज्य का सवाल हो या देश का सवाल हो, ये सारी चीजें मायने तो तभी रहेंगी जब जनता का वोट मायने रखता हो, उसका कोई महत्व बचा हुआ हो। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में से ही उस सच को सामने रख दिया जिस सच को सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह सवाल बड़ा हो जाएगा तब इसके बाद क्या, यानी चुनाव कराना चुनाव आयोग के हिस्से में आता है और चुनाव इस देश में लोकतंत्र का प्रतीक है, यह संविधान में लिखा हुआ है और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अगर एक झटके में सारे संस्थान सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बरकरार रखने में ही जुट जाएंगे तो वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा सिस्टम चरमरा के कैसे ढह जाएगा, यह कल्पना इससे पहले अलग अलग संवैधानिक संस्थानों या स्वायत्त संस्थानों के ढहते हुए परिप्रेक्ष्य में इस देश के भीतर अलग अलग राजनीतिक मुद्दों के आश्रय सुनाई तो दी थी। लेकिन अब तो कहीं ज्यादा हालात बुरे हो चले हैं, डराने वाले हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो बचेगा क्या, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने के लिए दबाव इस देश में कौन बनाएगा? सवाल डेमोक्रेसी का है, सवाल हर व्यक्ति के वोट का है, सवाल इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक हालातों को जिंदा रखने का है। दरअसल जो सच उभर कर आया पहले उसे आप समझ लीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर 100 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ से कुछ ज्यादा और 98 करोड़ से कुछ कम वोटर थे। और यह सवाल हर जहन में लगातार रेंगता रहा। पहली बार 2014 के बाद बीजेपी के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इस देश में कितने मुद्दे आए चले गए, वो चाहे नोटबंदी के हों, चाहे जीएसटी के हों, चाहे ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास से ऊपर में टैक्स का बोझ डालना हो, चाहे पीएसयूज को बेचना हो, चाहे हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ सौंपने की प्रक्रिया हो, चाहे डिग्रीदारी युवकों के हाथ में रोजगार ना देने की सोच हो। जो सरकार ने कहा, जो रूप में सोचा, वही सब कुछ इस देश के भीतर बार बार चलता रहा और हर चुनाव परिणाम सत्तानुकूल होते चले गए।
आज दरअसल जिस तथ्यों के साथ जिन चीजों को रखा, उसमें इस देश के भीतर में चुनाव के वक्त वो एग्जिट पोल का सर्वे हो या चुनाव से पहले का सर्वे हो, किसी चुनाव को लेकर किसी भी मीडिया हाउस की कोई भी सोच हो, विशेषज्ञों की टीम किसी भी रूप में बैठ जाए, कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, यह सवाल बड़ा है। जो फैक्ट्स रखे गए वो चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक असेंबली सेगमेंट को कांग्रेस पार्टी ने चुना, कर्नाटक की बैंगलोर सेंट्रल, जिसमें 32,707 वोट से बीजेपी जीत गई। बीजेपी को मिले 6,58,917 वोट और कांग्रेस को मिले थे 6,26,208 वोट। इस बैंगलोर सेंट्रल के तहत जो विधानसभा के सेगमेंट्स आते हैं उसमें सरवना नगर कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस आगे रहती है। शिवाजी नगर कांग्रेस आगे रहती है। शांति नगर कांग्रेस आगे रहती है। गांधीनगर कांग्रेस आगे रहती है। चामराजपेट कांग्रेस आगे रहती है। लेकिन महादेवपुरा में बीजेपी आगे निकलती है और बीजेपी इस मार्जिन से आगे निकलती है कि बाकी तमाम जगहों पे जो सेगमेंट असेंबली के हैं उसमें बीजेपी की हार से ज्यादा बड़े रेशियो से यहां पर इस सेगमेंट में बीजेपी आगे निकल जाती है और कांग्रेस 32,000 वोट से हार जाती है और इस सेगमेंट को महादेवपुरा को चुना गया। इसमें कांग्रेस को मिले वोट 1,15,586 और बीजेपी को वोट मिले 2,29,632, यानी कुल वोटों का जो अंतर है वह 1,14,046 वोटों का है। और कांग्रेस ने 6 महीने की प्रक्रिया में एक एक चीज को परखा, समझा, भोगा और उसके बाद आज खुले तौर पर राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि दरअसल सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले और वह 1,14,046 वोट से आगे रही और इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी 32,000 वोट से जीत गई, तो यहां पर 1,250 वोटों की चोरी हो गई। कल्पना के परे है यह स्थिति, क्योंकि वोटिंग चोरी का जो पूरा पैटर्न है उसको दस्तावेज के साथ राहुल गांधी ने एक एक करके कुछ इस तरीके से पहले रखा। दस्तावेज के तौर पर सब कुछ मौजूद था और जो 1,250 वोट जो चोरी के निकले महादेवपुरा में, जो कि बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक असेंबली सेगमेंट है, उसमें बकायदा किताबों की शक्ल में हर नाम का जिक्र करते हुए डुप्लीकेट वोट 11,965 बताए गए। एक एक नाम का जिक्र किया गया और उसकी पूरी किताब राहुल गांधी ने सामने रखी। जो फेक और इनवैलिड एड्रेसेस हैं उसमें लगभग 40,009 वोटों का जिक्र किया गया। जो बल्क वोटर एक सिंगल एड्रेस पे रहते हैं, एक कमरे का मकान, उस एक कमरे में कितने लोग आ सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 50 तक वोट आ सकते हैं। और ये सारी परिस्थिति के भीतर जो फेक और इनवैलिड एड्रेसेस थे, जो 40,000 के, उसमें एक एक नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ यह भी नहीं परखा गया कि उसने कितनी जगहों पर वोट डाले इसी सेगमेंट में,
बल्कि कर्नाटक के भीतर भी दूसरे सेगमेंट में भी उसने वोट डाले। और तो और कई नाम ऐसे हैं जो इस देश के 8 राज्यों में वोट डालते हैं। नाम वही, पिता का नाम वही, एड्रेस उस जगह पर बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जो नहीं पढ़ पाएंगे। और इस तरीके की परिस्थितियों में पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का चैप्टर दर चैप्टर आज राहुल गांधी रखते चले गए। इसीलिए बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस में 10,452 नाम निकल कर आए। जो इनवैलिड फोटोज है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर भी नहीं है, यह तस्वीर एक चींटी की शक्ल में एक दाग लगा दिया गया और कहा यही तस्वीर है। 4,132 सिर्फ इस एक असेंबली सेगमेंट में। और जो खास तौर से नए वोटर होते हैं, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि नए वोटर तो हमें ही वोट देंगे प्रधानमंत्री के नाम पर। वो पुलवामा के बाद का वक्तव्य हो या कोई भी वक्तव्य हो, राष्ट्रवाद की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सैनिक के तर्ज पर इस देश की रक्षा करने को जिस तर्ज पर चुनावी भाषणों में उतारू होते हैं, उसके बाद इस देश का नया वोटर उन्हें ही वोट देगा। और कोई भी नया वोटर जब बनता है तो उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अब फॉर्म 6 का भी मिसयूज किसी एक सेगमेंट में 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, बल्कि 33,692 लोगों का हो सकता है। और इसके भीतर भी ऐसे ऐसे नाम जिसकी उम्र 70-80 साल हो, उनका भी जिक्र, जो फॉर्म 6 का जिक्र हो रहा है। दस्तावेजों के तौर पर सब कुछ मौजूद, और यह सारी चीजें दिखाते वक्त एक झटके में कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन जो है वह एक नोटिस राहुल गांधी को यह कहकर भेजता है कि देखिए, आपने जो कहा, आपने तो ओथ ली हुई है, तो आप जो कह रहे हैं एक हलफनामा दाखिल कर दीजिए। तो एक फॉर्मेट की शक्ल में सोशल मीडिया में कर्नाटक के चुनाव आयोग का वह दस्तावेज रेंगने लगता है। अब दस्तावेज चल रहा है और यह सवाल की शक्ल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी बीच में कर्नाटक का यह इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इसको जारी कर देते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही एक रिपोर्टर सवाल करता है और राहुल गांधी उसका जवाब यह कहकर देते हैं कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं है। यह एक ऐसा मॉडल है जो इस देश के भीतर किसी भी जगह पर 5 मिनट में लागू किया जा सकता है। और यह सब कुछ इलेक्शन कमीशन के ही अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पे खुद को परीक्षण करना है। सवाल मेरे आरोप का नहीं है, सवाल तो उस फैक्ट का है जो फैक्ट उसी ने तैयार किया और हमने उसी का मिलान किया। और यह सब कुछ छुपाने के लिए इस देश के भीतर चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए। सॉफ्ट कॉपी खत्म कर डाली, जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसको भी खत्म कर डाला। यानी कहीं किसी बात का मिलान हो ही नहीं कि एक व्यक्ति 4 जगह पे, 8 जगह पे, 4 राज्यों में, 8 राज्यों में चुनाव के वक्त कैसे मौजूद हो जाता है और इस देश के भीतर चुनाव एक साथ क्यों नहीं होते हैं। मसला सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का नहीं है, टेक्नोलॉजी के आश्रय और टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा जो होती है बाखूबी होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह हो चला कि अगर चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा होगा तो जीत तो उसी की होगी। तो ऐसे में कोई क्या जवाब दे और किस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस चुनाव आयोग की मौजूदगी अगर है, जो है क्योंकि संविधान में दर्ज है, तो क्या इसके बाद इस देश में सुप्रीम कोर्ट जागृत होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स पहला इस देश में सबको, कम से कम आर्थिक तौर पे हो या ना हो, लेकिन वोट देने का अधिकार सबका एक बराबर का है। यही तो लोकतंत्र की ताकत थी। लेकिन कर्नाटक इलेक्शन कमिश्नर का यह दस्तावेज और उस पर राहुल गांधी का जवाब पहले सुन लीजिए। Okay? What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody.
take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. यहां आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। यह भी सवाल होना चाहिए कि इस देश के भीतर जो संविधान है, उसके मातहत इस देश में जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव को लेकर अगर कोई भी राजनीतिक दल सवाल खड़ा करता है और पहली बार कटघरे में सिस्टम नहीं बल्कि उस सिस्टम को बनाने वाला संस्थान यानी चुनाव आयोग ही है, तो फिर क्या होगा? तो क्या इस देश के भीतर इलेक्शन कराने का पूरा सिस्टम धराशायी हो चुका है? या इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने चाहा कि अब वो सत्ता को छोड़ेगी नहीं, तो कम से कम एक ताकत तो अपनी हथेली में हमेशा रखे कि उसे कोई सत्ता से चुनाव में नहीं हटा सकता है, और जब चुनाव में नहीं हटा सकता है तो उसके बाद वो जिस दिशा में चाहे वैसा काम कर सकती है। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी गायब, इस देश के तमाम मुद्दे गायब, जो भी रास्ता होगा, जैसा भी रास्ता होगा, सब ठीक, क्योंकि चुनाव तो वही जीतेगी और अपने अनुकूल चुनाव जीत कर सत्ता में बने रहने की स्थिति में जाहिर है कई खेल होंगे, कभी इसको जिता दो, कभी उसको जिता दो, हमेशा खुद जीत जाओ, यह प्रक्रिया भी होगी। क्योंकि जो दस्तावेज थे उसमें शायद देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका हाउस नंबर 0 होगा। ऐसे कोई पिता भी नहीं होंगे जिनका नाम AILDR होगा, FGPC होगा, CID होगा। बड़ा मुश्किल सवाल है ये सब। और तो और ऐसा कोई कमरा एक नहीं होगा जिसमें एक साथ 80 वोटर रहते हों। ये सारे इतने मुश्किल सवाल हैं कि बकायदा कर्नाटक के बेंगलोर में भी वो शख्स की मौजूदगी हो और उत्तर प्रदेश के बनारस में भी मौजूदगी हो, उसकी मौजूदगी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी हो, और उसकी मौजूदगी विदर्भ में भी हो, उसकी मौजूदगी हिमाचल प्रदेश